पुणे 1970 का दशक। सोचिए जरा, एक शांत सा शहर जिसे लोग पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई के माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली थी, एक ऐसे खौफनाक सिलसिले से जिसने पूरे शहर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि इन खौफनाक अपराधों के पीछे कोई बड़ा क्रिमिनल गैंग नहीं था, बल्कि ये थे कमर्शियल आर्ट्स के 4 छात्र, राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर शाह। और यही वजह थी कि पुलिस की नज़र में वो लगभग अदृश्य थे, कोई उन पर शक ही नहीं कर पा रहा था। मामला शुरू हुआ जनवरी 1976 में और महज 14 महीनों के अंदर 10 लोगों की जान ले ली गई। इस हिंसा ने शहर की शांति को मानो निगल लिया था। हर घर में एक अजीब सा डर बैठ गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इन छात्रों का मकसद फिरौती वसूलने से बदलकर सिर्फ दहशत फैलाने वाला कैसे बन गया? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, उनके मकसद में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। पहला जुर्म प्रकाश हेगड़े का अपहरण साफ तौर पर पैसों के लिए था, 25,000 रुपए की फिरौती। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब अभ्यंकर परिवार का हत्याकांड हुआ तो वो सिर्फ लूटपाट नहीं थी, वो एक वहशीपन बन चुका था, सिर्फ रोमांच के लिए। और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा और डरावना सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पढ़े लिखे छात्र पैसों के लिए जुर्म करने से आगे बढ़कर सिर्फ मजे के लिए, रोमांच के लिए लोगों की जान लेने लगे? अब इस बेहद उलझे हुए मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई एसीपी मधुसूदन हुलियालकर को। उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, एक ऐसा केस जिसमें ना कोई चश्मदीद था, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स। तो पुलिस ने इन अदृश्य हत्यारों को पकड़ा कैसे? एसीपी हुलियालकर ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। उन्होंने पुराने ढर्रे को छोड़कर उनके बर्ताव और पैसों के खर्च से जुड़े सुरागों पर ध्यान देना शुरू किया। तो चलिए अब उन खास सुरागों और गलतियों को देखते हैं जो जांच करने वालों को सीधा उन 4 छात्रों तक ले गईं। पुलिस को पहला पक्का सुराग मिला मुखबिरों से। उन्होंने बताया कि 4 नौजवान हैं जो देर रात तक एक महंगी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर घूमते हैं और बार में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अब देखिए, एक छात्र के लिए इतनी खर्चीली लाइफस्टाइल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। इस गैंग का जो सरगना था राजेंद्र जक्कल, उसका घमंड ही उसे ले डूबा। उसका ओवर कॉन्फिडेंस पुलिस के लिए एक और बड़ा सुराख बन गया। और जक्कल ने बिल्कुल यही किया। जब एक और छात्र अनिल गोखले गायब हुआ तो पुलिस ने जक्कल से भी पूछताछ की। उसने झूठी कहानियां सुनाकर पुलिस को भटकाने की बहुत कोशिश की। जांच में मदद करने की उसकी ये अजीब सी दिलचस्पी ने पुलिस का शक उस पर और गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जक्कल के आर्ट स्टूडियो की तलाशी ली। वहां एक विदेशी शराब की बोतल मिली जो उस जमाने में बहुत रेयर थी। लेकिन सबसे बड़ा सबूत था एक जूते पर मिला खून का छोटा सा धब्बा। फोरेंसिक जांच हुई और पता चला कि यह खून मारे गए लोगों में से एक के ब्लड ग्रुप से मैच करता था। ये वो पहला ठोस सबूत था जिसने उन्हें सीधे इन हत्याओं से जोड़ दिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो गैंग के सबसे कमजोर कड़ी मुनव्वर शाह टूट गया और उसने जो कबूल किया वो सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा, हमने ये सब रोमांच के लिए किया। इस एक लाइन ने पुलिस के उन सारे डरों को सच साबित कर दिया जो वो इन हत्याओं के मकसद को लेकर सोच रहे थे। इस कबूलनामे के बाद मुकदमा शुरू हुआ। ये केस सिर्फ एक जुर्म का पर्दाफाश नहीं था, बल्कि इसने भारत की पुलिसिंग के सामने एक नई तरह की चुनौती खड़ी कर दी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इन चारों का बर्ताव। 2 साल मुकदमा चला, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावे का एक शिकन तक नहीं था। वो अक्सर कोर्ट में मुस्कुराते रहते थे, जो बताता था कि वो कितने बेरहम और ठंडे दिमाग के थे। इस केस ने भारत में क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और जांच के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब पुलिस का ध्यान सिर्फ पुराने शातिर अपराधियों से हटकर छात्रों जैसे व्हाइट कॉलर और गैर पारंपरिक खतरों पर भी जाने लगा। अब बर्ताव और पैसों से जुड़ी गड़बड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और आखिरकार 25 नवंबर 1983 को जक्कल, सुतार, जगताप और शाह, इन चारों को यरवदा जेल में एक साथ फांसी दे दी गई। भारत के इतिहास में ये उन गिने चुने मामलों में से एक है जब एक ही जुर्म के लिए 4 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया हो। जोशी अभ्यंकर केस हमें सबसे बड़ी सीख यही देता है कि बुराई का कोई एक तय चेहरा नहीं होता
और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास कितने ऐसे शिकारी हैं जो एक आम, साधारण चेहरे के पीछे छिपे हो सकते हैं।